गुड इवनिंग बेटा, राधे राधे। चलो भाई, कहाँ तक पहुंच गए थे बताओ मुझे। क्या हो गया? रोटेशन स्टार्ट कराना है? कौन है? ला अभी तेरे को रोटेट कराता हूँ मैं। हैं? भांग खा गया है क्या? हैं? चलो। चलो अब बिल्कुल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। भाई आप जानते हो जो है कंडीशन क्या होती है, समझ गए ना? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, जल्दी बोल। क्या स्टाइल मार रहा है? जल्दी बोल दे, बोलना है तो। फ्री फोकट में जो है पब्लिसिटी ले रहा है। हैं? 15 मिनट ज्यादा लोगे आज आप? हाँ लेंगे। चलिए, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। चलिए, अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मुझे जो बातें करता हुआ दिख गया, चैप्टर तो बाद में खत्म होगा, पहले उसको खत्म करूंगा। ठीक है? तो क्लास से बाहर कर दूंगा। तो अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया गया था। आंसर आ गया? क्या आया? एक्सेलरेशन क्या आया? 10/7। अच्छा, फ्रिक्शन क्या आया? 20/7। और म्यू मिनिमम क्या आया? 2/20। 2/35। ठीक है। चलिए आइए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। मुझे डेटा बताइए क्या था, क्या लिया था? सॉलिड स्फीयर लिया था, ठीक है। मास 5 kg, ठीक है। शोर शोर नहीं, बस केवल एक जना। रेडियस कितना? 1 मीटर। फोर्स कितना? 10 न्यूटन। ये डेटा था। चलिए भाई। हाँ भाई बोलो, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। क्या मैं जानता हूं अगर फोर्स सेंटर या उसके नीचे लगता है तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ लगता है? पीछे। ये बात बता दी थी क्या? तो फ्रिक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं कहाँ लगेगा? पीछे। क्या दो इक्वेशन बनेंगी? एफ नेट बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा। तो भाई एफ नेट बराबर एम ए, फोर्स लगाने पे क्या ये ए एक्सलेशन से आगे जाएगा? और क्या ये अल्फा से घूमेगा भी? क्वेश्चन में गिवन है, प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है। चलिए तो आइए इक्वेशन बोलिए। फर्स्ट इक्वेशन, 10 - फ्रिक्शन बराबर 5a। एम कितना है? 5। क्या पहली इक्वेशन क्लियर है सबको? चलिए आइए। नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, क्या आई अल्फा के बराबर होगा क्या? चलो ओ पॉइंट के अबाउट बोलो, क्या एफ का टॉर्क आएगा क्या? नहीं। एफ का टॉर्क आएगा? क्या केवल फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा? तो कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर आई इंटू अल्फा। आई कितना? 2/5 mr²। तो 2/5। एम कितना है बेटा? 5। आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्या अल्फा को a/r लिख दूं क्या? बिकॉज मैं जानता हूं प्योर रोलिंग हो रही है, तो ए किसके बराबर है? अल्फा आर। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं बोलिए? a/r। आर कितना है बेटा? 1। तुम्हें समझ में तो आ रहा है? तो यहां से फ्रिक्शन किसके बराबर आ गया? 2a। क्या ये एक इक्वेशन है? और ये दूसरी इक्वेशन। क्या दोनों को जोड़ दें क्या? तो जैसे ही आप 1 + 2 करोगे, माइनस फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या 10/7a आ जाएगा क्या? बोलो ए कितना आ गया? 10/7। अरे समझ आता है? अच्छा, ए 10/7 तो फ्रिक्शन कितना आ गया? 20/7। क्या इतना फ्रिक्शन चाहिए? और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। तो कितना चाहिए बोलो? 20/7। एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग। बोलो एफ लिमिटिंग कितना? म्यू एम जी। एम जी कितना बोलो? 50। अरे समझ आता है? तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ गया? 2/35। यही आंसर आए थे आप लोगों के? शाबाश। तो एक्सेलरेशन आएगा 10/7, फ्रिक्शन आएगा 20/7, एंड म्यू आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/35। तू ही बता, ये कल मैंने बताया था नहीं बताया था? आप ही बताओ, अगर ये फोर्स आपने सेंटर पे लगाया तो ये पहिया कहाँ जाएगा? पीछे या आगे? आगे। आगे जाएगा तो किस सेंस में घूमेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? भाई अगर पहिया घूमता हुआ आगे जा रहा है तो तू खुद ही बता, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज। अब अगर क्लॉकवाइज घुमाना है तो सोच, फ्रिक्शन को पीछे लगाऊं या आगे लगाऊं?
अगर आगे लगाऊंगा तो पहिया क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। पहिया कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज। तो बोल फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। क्यों? फ्रिक्शन लगाएं तो आगे घूमेगा मतलब फोर्स ऊपर लगाएं। हाँ, अब इस टाइम पे क्या इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी आएगा? और क्या इसी की वजह से अल्फा भी आएगा? भाई इस बार क्या इसकी वजह से अल्फा आ रहा है क्या? इसकी वजह से अल्फा नहीं आ रहा है, इसकी वजह से सिर्फ क्या आ रहा है? ए आ रहा है। मतलब ये अल्फा प्रोड्यूस नहीं कर रहा। मतलब कांटेक्ट पॉइंट की स्लिप करने की टेंडेंसी कहाँ हो गई? आगे। अरे फोर्स लगाते ही जो है सिर्फ ये ए प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। तो कांटेक्ट पॉइंट कहाँ स्लिप करने की टेंडेंसी रखता है? आगे। फ्रिक्शन कहाँ लगा? पीछे। अब यहाँ पे आ जा। यहाँ पे ये फोर्स ने क्या ए प्रोड्यूस करा है? हाँ, ये ए प्रोड्यूस करा। क्या इस फोर्स की वजह से टॉर्क भी आया है क्या? हाँ। तो क्या इसकी वजह से अल्फा भी आया क्या? हाँ। तो ये अल्फा आर आया। अब अगर ए अल्फा आर से ज्यादा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। अगर अल्फा आर ए से ज्यादा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। बात समझ में आ रही? हमें पता ही नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए हम कहीं पे भी फ्रिक्शन मान लेते हैं। अरे तुम्हें समझ में आ गया सबको? चलिए, तो लिखें रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। भाई अभी तक आप रोलिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पढ़ रहे थे, अब आप इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ रहे हो। तो रोलिंग मोशन ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन। चलो अब ध्यान से देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लेते हैं थीटा। और इस इंक्लाइंड प्लेन की हाइट कितनी है बेटा? एच। यहां से हम किसी बॉडी को रोल करने के लिए रिलीज कर देते हैं। यहां से हमने किसी एक बॉडी को छोड़ दिया, ठीक है। मास m है, रेडियस क्या है? r। तो किसी बॉडी को आपने यहां से रिलीज कर दिया। अब लॉजिकली सोचो, इसका एफबीडी बनाते हैं। इसका एफबीडी बनाओ, बोलो क्या mg लगेगा? क्या क्या mg के कंपोनेंट कर सकते हो? ये क्या होगा बोलो? mg साइन थीटा। अरे ये तो आता है ना सबको। ये क्या होगा? mg cos थीटा। सरफेस क्या लगाएगा? नॉर्मल। क्या यहां तक सबको समझ में आता है? ये सरफेस जो है स्मूथ है या रफ है? रफ। मतलब फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब तुम बुद्धि लगाओ, बिल्कुल जो तुम्हें मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था उससे बिल्कुल मिलती जुलती सिचुएशन है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। तो बच्चे इस ओ पॉइंट के अबाउट मुझे बता, इनमें से किसका टॉर्क आएगा? इस ओ पॉइंट के अबाउट इनमें से किसका टॉर्क आएगा? क्या किसी का भी नहीं आएगा क्या? अरे क्या तीनों की लाइन ऑफ एक्शन ही ओ से पास कर रही है क्या? एम जी साइन थीटा की भी, एम जी कॉस थीटा की भी, और नॉर्म। मतलब इनमें से कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब भाई मैं जानता हूं कि मुझे गिवन है कि ये स्फीयर कैसी रोलिंग कर रहा है? प्योर। तो भाई प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये एम जी साइन थीटा को ध्यान से देख, क्या लगता है ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी। अब प्योर रोलिंग के लिए क्या वी हमेशा ओमेगा आर के बराबर होना चाहिए क्या? भाई अभी तो वी भी जीरो है और ओमेगा भी क्या है? जीरो। अब लेकिन जैसे जैसे वी बढ़ रहा, जैसे जैसे वी बढ़ेगा, क्या ओमेगा को भी बढ़ना चाहिए क्या? क्योंकि अगर प्योर रोलिंग होती है तो मैं जानता हूं हर एक इंस्टेंट पे वी किसके बराबर होता है? ओमेगा। तो अगर आप वी को बढ़ा रहे हो तो ओमेगा को भी बढ़ना पड़ेगा, जिससे वी हमेशा किसके बराबर रहे? ओमेगा। अब बुद्धि लगाओ यहाँ पे, इनमें से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब इनमें से कोई घुमा नहीं सकता। मतलब क्या? डेफिनेटली ये इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ होना चाहिए, रफ होना चाहिए? रफ। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? समझ में आया? क्योंकि घुमाने वाला कोई नहीं है। अरे घुमाएगा कौन उसको? घुमाने वाला कोई होगा ही नहीं। अब तुम सोचो, जब ये व्हील नीचे आएगा, जब ये पहिया नीचे आएगा, तो मुझे इसका सेंस सोच के बताओ, जब ये घूमता हुआ नीचे आएगा क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज? क्या क्लॉकवाइज घूमेगा क्या? सबकी बुद्धि चलती है इतनी। अब तुम खुद बुद्धि लगा के सोचो, फ्रिक्शन अगर आगे लगाऊंगा तो उसका टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज? और अगर ऊपर की तरफ लगाऊंगा तो उसका टॉर्क क्या आएगा? क्लॉकवाइज। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? क्या फ्रिक्शन पीछे लगना चाहिए क्या? तभी उसका टॉर्क क्या आएगा? क्लॉकवाइज। और मैं जानता हूं पहिया नीचे आएगा तो उसको कैसे घूमना चाहिए? क्लॉकवाइज। क्या फील आती है क्या? वैसे भी ध्यान से देखो, क्या हमने ये वाला केस पढ़ा था क्या? अगर फोर्स सेंटर पे लगता है तो बच्चे फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे। तो इसी चीज को, तो अगर तुम बुद्धि लगाओ तो इसी चीज को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया? घुमा दिया। आप सोचो, इसको पकड़ा मैंने और पकड़ के मैं इसको ऐसे मैंने क्या कर दिया? टेढ़ा। तो जो एफ दिख रहा है क्या वो एम जी साइन थीटा बन गया? और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है?
नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? तो बोलो भैया फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे प्योर रोलिंग हो सकती थी क्या? क्योंकि घुमाने वाला कोई नहीं था। चलिए भाई, तो फ्रिक्शन कहाँ लगा दिया मैंने? बोलिए पीछे। देखो भाई, एफबीडी कंप्लीट हो गया क्या? अच्छा, अब परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो एन किसके बराबर आ जाएगा बेटा? तो चलो अब तुम मुझे क्वेश्चन बताते जाओ। बोलो एन किसके बराबर लिख दूं? एम जी कॉस थीटा। चलो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन नेट फोर्स बोलो। एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। अरे नीचे एक्सेलरेट करेगा ना, तो क्या लिखना चाहिए? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम ए। अरे क्या लॉजिकल है क्या? क्या नेट फोर्स बराबर एम ए लिख चुका हूं क्या? अब क्या नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा लिखूंगा क्या? तो मुझे बताओ ओ पॉइंट के अबाउट सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? फ्रिक्शन का, बाकी किसी का टॉर्क नहीं आएगा। तो बोलो क्या लिख दूं? टाउ नेट अबाउट पॉइंट ओ बराबर आई अल्फा। क्या सही बात है क्या? चलो ओ पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क बोलो, फ्रिक्शन इंटू आर। अच्छा आई, अब आई देखो आपकी जो भी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आई लिख सकता हूं। अब मैं चाहता हूं मैं जनरल एक्सप्रेशन निकालूं। मैं कोई भी बॉडी स्पेसिफिक के लिए एक्सप्रेशन नहीं निकालना चाहता, जैसे डिस्क, रिंग, हॉलो सिलेंडर, स्फीयर। मैं जनरल एक्सप्रेशन चाहता हूं। तो क्या आई को एम के स्क्वायर बोल दूं क्या? भाई हम जानते हैं के किसके बराबर होता है? बोलो अंडर रूट आई बाय एम। क्या मैं आई को एम के स्क्वायर बोल सकता हूँ क्या? और फिर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो भी रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हम बॉडी डिसाइड कर लेंगे, या जो भी बॉडी होगी उसके अकॉर्डिंग हम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो पुट कर देंगे। चलिए, तो मैं आई को क्या लिख रहा हूं बच्चे? बोल एम के स्क्वायर। जब भी मुझे जनरल बात करनी होगी तो मैं आई को क्या लिखूंगा? एम के स्क्वायर। अगर मैं मान ले आई को एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख देता तो फिर वो एक स्पेसिफिक बॉडी का केस हो जाता। कौन सा? डिस्क। मैं कोई स्पेसिफिक बॉडी के लिए नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं एक ऐसा रिजल्ट निकालूं जिसके अंदर मैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करता जाऊं और मेरे सभी के लिए क्या आते जाएं? आंसर। चलिए, तो बोलिए मैं आई को क्या लिख रहा हूं? एम के स्क्वायर। अरे दिमाग लोड ले लेगा। तो आई क्या हो गया? एम के स्क्वायर। अच्छा, प्योर रोलिंग तो अल्फा किसके बराबर? अरे प्योर रोलिंग तो अल्फा किसके बराबर? ए बाय आर। अरे क्या लॉजिकल है क्या? तो बोलो अल्फा को क्या लिख दें? ए बाय आर। सबको समझ में आता है? अच्छा, अब देखो मेरा मेन एम यहाँ पे जो है, डेफिनेटली मैं इन इक्वेशंस की हेल्प से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। सेम ही तो इक्वेशन बन गई भाई। जो काम तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करते थे क्या इंक्लाइन पे कर दिया? वहां पे भी तुम लिखते थे एफ नेट बराबर एम ए, टाउ बराबर आई अल्फा। क्या दो इक्वेशन बनाते थे? अननोन दो होते थे, एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन। क्या उनको सॉल्व करके एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन आ जाता था? फिर तुम बोलते थे इतना फ्रिक्शन चाहिए और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए। क्या उससे म्यू मिनिमम आ जाता था क्या? तो मेरा मेन अभी एम जो है इस पार्ट में म्यू मिनिमम निकालना है। क्या निकालना है? म्यू मिनिमम। तो मैं कैसे ना कैसे करके किसकी वैल्यू चाहता हूं? फ्रिक्शन। और फिर उसको लेस देन इक्वल्स टू क्या कर दूंगा? एफ लिमिटिंग। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख बेटा, यहाँ पे मैं ये जो एम ए, यहाँ पे देखो क्या एम और ए दिख रहा है क्या? मैं बाकी सारी टर्म्स को कहां भेज रहा हूं? यहाँ पे, जिससे यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाए? एम ए। यहाँ पे भी क्या है? एम ए। क्या दोनों को इक्वेट कर दूंगा क्या? चलो तो बताओ मुझे, इस आर को यहाँ भेज दूं तो क्या बन गया? आर स्क्वायर। इस के स्क्वायर को यहाँ भेज दूं, क्या बन गया? के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया? बोल एम ए। नहीं आया? अरे भाई, इस आर को यहाँ भेज दिया, के स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, क्या ये इक्वेशन बन गई क्या? चलो इस इक्वेशन को बोल देते हैं 1 और इसको क्या बोल देते हैं? 2। क्या दोनों ही एम ए के बराबर है क्या? क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? तो बाय 1 एंड 2 तुम लोग बताओ क्या लिखूं? एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर फ्रिक्शन टाइम्स आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अरे नहीं आ रहा भाई। मेरा एम क्या निकालना है? फ्रिक्शन। मैं म्यू मिनिमम निकालना चाहता हूं। मेरे को इस क्वेश्चन में ऐसे समझो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं तुमको, जिस क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालना है? बोलो बच्चों, म्यू मिनिमम। तो मेरा एम म्यू मिनिमम निकालना है, इसलिए मैंने सीधे किसकी वैल्यू निकाल ली? फ्रिक्शन। भाई अभी तक तुम जब इक्वेशन सॉल्व करते थे तो तुम यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन को रखते थे, बाकी सारी टर्म्स को यहाँ भेज देते थे और फिर दोनों को ऐड करते थे, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या हो जाता था? कैंसिल। क्या वहां से एक ही वैल्यू आती थी क्या? फिर एक ही वैल्यू पुट कर देते थे, क्या फ्रिक्शन आ जाता था क्या? अभी मैंने वो स्टेप बाईपास कर दी, बिकॉज मेरा एम इसमें निकालना एक्सेलरेशन है या फ्रिक्शन है? फ्रिक्शन। मैं फ्रिक्शन निकालना चाहता हूं, तो फ्रिक्शन निकालना था, इसलिए मैंने सीधे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एम ए रखा, तो यहाँ पे भी सिर्फ क्या बनाया? एम ए। और दोनों को मैंने क्या कर दिया? इक्वेट। ध्यान से देखना, क्या फ्रिक्शन निकलता हुआ दिख रहा है क्या?
ध्यान से देख, हवा में करते हैं क्या, ये माइनस फ्रिक्शन इस साइड आएगा तो प्लस फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन कॉमन ले सकते हैं, आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस 1, तो क्या ये पूरी की पूरी टर्म डिनोमिनेटर में चली जाएगी, समझ में आ गया। तो बताओ क्या लिख दूं, फ्रिक्शन बराबर mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। बच्चे समझ में आया क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो दिस मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। अब बुद्धि लगा, ये आर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है या आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो मान ले अगर मैं डिस्क देता, मैं तुझे बोलता कि एक डिस्क आ रही है, बता कितना फ्रिक्शन चाहिएगा, तो यहाँ वैल्यू 1/2 रखता है या 2 रखता, क्योंकि डिस्क का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है 1/2, तो आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, नहीं आया। अगर हॉलो स्फीयर होता तो क्या रखता, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर 3/2, क्या लिखता 3/2, सॉलिड स्फीयर 5/2। अरे कुछ नहीं करना, उल्टा करके लिखना है, क्या समझ में आ रहा है, क्या इतना फ्रिक्शन चाहिए और जो चाहिए वो लिमिटिंग से कम होना चाहिए, तो बोलो भाई फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग, सही लिखा है। बोलो कितना फ्रिक्शन था, mg साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एफ लिमिटिंग की वैल्यू बोलो बेटा, म्यू mg, म्यू mg cos थीटा, क्या एफ लिमिटिंग म्यू इंटू एन होता है क्या, और n किसके बराबर है mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा, क्या mg mg कैंसिल हो जाएंगे, देखिए cos थीटा को यहां लाऊंगा तो क्या tan थीटा बन जाएगा, तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब ये है इससे ज्यादा, तो म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर, बोलो समझ आया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यू मिनिमम, चाहो तो इसको घोट सकते हो, घोट सकते हो मतलब याद कर सकते हो भाई, हमने, अगर तुम थोड़ी बुद्धि लगाओ तो जो मैंने करा है, मैंने कुछ नया नहीं करा, आपको जो मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराए हैं एग्जैक्टली वही चीज है, बस वो सीधी होती थी, इसको क्या कर दिया टेढ़ा, वही दो इक्वेशन बनाई है, दो को सॉल्व करा है, उससे फ्रिक्शन आया है, और फ्रिक्शन इतना चाहिए और ये जो चाहिए लिमिटिंग से क्या होना चाहिए कम, उसकी हेल्प से मेरा म्यू मिनिमम निकल के आ गया है, ये काम मैंने पहले भी कर रखा है। लेकिन ऐसे फॉर्मेट में म्यू मिनिमम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, तो मैं बहुत बार म्यू मिनिमम पूछ लेते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक डिस्क जो है वो प्योर रोल करते हुए नीचे आ रही है, बताइए उसको प्योर रोलिंग करने के लिए कम से कम कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, तो क्या तुम निकाल सकते हो क्या, बोल आर स्क्वायर बाय के स्क्वायर डिस्क के लिए क्या हो जाएगा 2, तो क्या tan थीटा बाय 3 आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए, हो गया कॉपी, बड़ी जल्दी कॉपी हो रहा है आज है। एच का भी आएगा पिक्चर में, अभी पिक्चर कंप्लीट थोड़ी हुई है, एच आएगा पिक्चर में अभी। हाँ भाई चले आगे, सबका हो गया कॉपी, एग्जाम्पल करके लिख लो, म्यू मिनिमम फॉर डिस्क, किसी का भी निकाल सकते हो, मैंने तुम्हें जनरल एक्सप्रेशन बताया है, किसी का भी निकाल सकते हो, तो एग्जाम्पल करके लिख लो, म्यू मिनिमम फॉर डिस्क कितना हो जाएगा बता दो मुझे, tan थीटा बाय 3, tan थीटा बाय 3। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन का एक सेगमेंट तो ये होता है जिसमें हम म्यू मिनिमम निकालते हैं, और उसको निकालने की प्रोसेस अगर कोई बच्चा ध्यान से देखे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस कराए थे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करा, फ्रिक्शन आया, इतना फ्रिक्शन आया, दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू एफ लिमिटिंग, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अब देखो इसमें हमें तीन बातें और निकालनी होगी, तीन बातें क्या निकालनी होंगी भाई, ये बॉडी को तुमने यहाँ छोड़ा तो अभी तो इसकी वेलोसिटी क्या है 0, जब ये नीचे पहुंचेगी तब तक क्या कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी, तो नीचे पहुंचने पर इसकी क्या वेलोसिटी होगी ये निकालेंगे हम, जब ये नीचे आ रही होगी तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या कुछ एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा क्या, तो कितने एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आ रही है वो हम निकालेंगे, और इस बॉडी को ऊपर से नीचे पहुंचने में कुछ समय लगेगा क्या,
तो कितने टाइम इसको नीचे पहुंचने में लगेगा, हम ये निकालेंगे। तो बेसिकली हम क्या क्या निकालने वाले हैं, इसकी वेलोसिटी नीचे पहुंचने पे, इसका एक्सेलरेशन, और इसको कितना टाइम लगेगा। तो लिखें वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों मैं ये हटा दूं सारा, velocity on reaching the bottom of the inclined plane. Velocity on reaching the bottom of the inclined plane. बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पर पहुंचने पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी। तो देखो भाई, ये तुम्हारी बॉडी ये रोल करती हुई आ रही है, तो मान लेते हैं इसने कितनी वेलोसिटी गेन कर ली है, v, और लेट सपोज इस समय तक इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई है, ओमेगा। अच्छा, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, जब भी आपसे वेलोसिटी की बात करेगा ऑन रीचिंग द बॉटम, तो ये किसकी वेलोसिटी की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। क्योंकि अगर सपोज कर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v होगी या v प्लस ओमेगा आर। इस वाले पॉइंट की v आगे की तरफ, ओमेगा आर इस तरफ। क्या बात समझ में आती है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग। तो हमसे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पूछी है, तो बॉडी की वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास। तो हमें बेसिकली सेंटर ऑफ मास की क्या निकालनी है, वेलोसिटी। अब बुद्धि लगाना, अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारी बॉडी प्योर रोलिंग करती हुई आ रही है। बच्चे प्योर रोलिंग करती हुई आ रही है, तो v किसके बराबर होता है, हमेशा ओमेगा। मतलब किसी भी समय पे अगर तुम इस बॉडी को देखोगे, तो ये इसका अगर v आगे की तरफ, तो ये पीछे की तरफ क्या होगा, बोलिए, ओमेगा आर। अरे होगा नहीं होगा, मतलब जिस समय पे ये वाला पॉइंट इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट में है, उस इंस्टेंट पे ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस हो रहा है या इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। भाई डेफिनेटली v आगे ओमेगा आर पीछे, v बराबर ओमेगा आर। तो उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये पॉइंट इंक्लाइंड प्लेन से कांटेक्ट में है, ये काहे पे है, रेस्ट पे। अब बच्चे सोच, डेफिनेटली फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कहां लग रहा है, नीचे या ऊपर, ऊपर। तो अभी इस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा था, जब फ्रिक्शन लग रहा था इस इंस्टेंट पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0। अब अगले इंस्टेंट पे ये पॉइंट हवा में चला जाएगा, कोई दूसरा पॉइंट आएगा। अब जब वो हवा में चला गया, क्या उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, क्या नहीं। अब उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन अब फ्रिक्शन नहीं लग रहा। क्या मैं तुम्हें लिखा भी चुका हूं, क्या प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क 0 होता है क्या। प्योर रोलिंग के अंदर हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क क्या होता है, 0। तो ऑल्दो दिस सरफेस इज रफ, ये सरफेस रफ है, 100% ये सरफेस क्या है, रफ। लेकिन अगर मैं तुमसे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क पूछूं, तो उसका वर्क 0 है या नॉन 0 है, डेफिनेटली फ्रिक्शन का वर्क क्या है, 0। एंड व्हाट इज द लॉजिक, व्हाई इट इज 0। जब फ्रिक्शन था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं था, और जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तब फ्रिक्शन नहीं है। जिस इंस्टेंट पे वो पॉइंट कांटेक्ट में होगा, वो पॉइंट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइंड प्लेन। क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी होती तो उसको इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या करना चाहिए था, स्लिप करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, 0। अब हमें बतानी है इसकी वेलोसिटी। लिख लिया आपने, हेडिंग लिख ली, वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब बुद्धि लगाओ, इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, वो लग रहा है एक तो mg, और एक क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। अब बच्चे, जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या ये वर्क कर रहा है, क्या नहीं। सिर्फ क्या mg वर्क करेगा, और mg क्या कंजर्वेटिव फोर्स है क्या। याद कर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो क्या कंजर्व रहती है, मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर। अगर सिस्टम पे सिर्फ कौन से फोर्स वर्क करते हैं, कंजर्वेटिव, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन यहाँ तो फ्रिक्शन है। अरे फ्रिक्शन है तो हमारा क्या, जरा हमें थोड़ी परेशान कर रहा है, उसका वर्क क्या है, 0। है तो है, लेकिन उसका कोई वर्क तो नहीं है ना बच्चे। और अगर वर्क नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। तो अब ध्यान से देखो, अब सब जने बोर्ड पे ध्यान से फोकस करो। इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, बोलिए, कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जानते हो ना, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल क्या हो जाएगा, अरे यार रिलीज कराए, क्या हो जाएगा, 0। यू इनिशियल क्या हो जाएगा, mgh। यू फाइनल क्या हो जाएगा। अब बुद्धि लगाना, अब ये बॉडी जब नीचे आ रही थी, तो ये रोल करती हुई आ रही है। रोल करती आ रही है मतलब क्या है, ट्रांसलेट भी कर रही है, क्या है, रोटेट भी कर रही है। तो इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, या दोनों होगी। तो बस चेंज इतना सा आएगा, अभी तक जब तुम काइनेटिक एनर्जी लिखते थे तो क्या लिखते थे, ½ mv²।
अब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r²। क्या लिखना सिखा दिया है क्या? ऐसा क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है। तो बोलो क्या लिखूं फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r²। ये फॉर्मूला याद है ना सबको? चलिए ध्यान से देखो, क्या एम कट गया क्या? तो v का एक्सप्रेशन आ गया तुम्हारा √2gh 1 + k² / r²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। अब मैं तुम्हें सारी बातें जनरल बता रहा हूं। अब मान लो अगर डिस्क होती तो k² / r² की वैल्यू क्या पुट कर देते? हाफ। रिंग होती क्या पुट कर देते? 1। ठीक बात है भाई। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देख के ये भी देखो बेटा, वेलोसिटी k² / r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मतलब जिस बॉडी का k² / r² क्या होगा? ज्यादा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। देख लो तुम, जिसका k² / r² ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम। ठीक है भाई। तो ये तुम्हारी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। कैसे निकाला है मैंने, सबको समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल तरीका लगाया हमने। हमने सीधे मैकेनिकल एनर्जी क्या कर दी? कंजर्व। अब क्यों कर पा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व? भाई सिंपल सा फंडा है, फ्रिक्शन का वर्क क्या है? 0। तो सिर्फ mg है सर, mg कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपने इनिशियल बराबर फाइनल। बस यहाँ पे नई चीज आपने जो सीखी है वो ये सीखी है मेरे हिसाब से, कि आप जो काइनेटिक एनर्जी लिखोगे वो क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर 1 + k² / r²। बस ये नया है, बाकी सब आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक बात है भाई। चलो लिखो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सेकंड लिखो, फर्स्ट थी वेलोसिटी, सेकंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब अगेन बॉडी का एक्सेलरेशन कौन रिप्रेजेंट करेगा? उसका सेंटर ऑफ मास। आप ब्रैकेट में लिख दो ACM, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब पक्की बात है भाई, बॉडी में तो आप जानते हो हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होएगा? अलग अलग। तो हम जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो हम किसकी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आती है? अब देखो इसका एक्सेलरेशन, वैसे तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी अभी अभी थोड़ी देर पहले इंक्लाइंड प्लेन की बनाई थी, क्या वहां मैं फ्रिक्शन निकाल के छोड़ के आ गया था? क्या वहां से, भाई दो इक्वेशंस थी, क्या वहां से एक्सेलरेशन भी आ सकता था क्या? डेफिनेटली वहां से एक्सेलरेशन आ सकता था। चलो वहां से भी आप निकाल के देख लेना, जो मैं अभी बता रहा हूं वही निकल के आएगा। अभी उसको छोड़ो, अभी हम वेलोसिटी निकाल चुके हैं। तो देखो एक और ट्रिक तुम्हें सिखाता हूं निकालने की। मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? v। अरे भाई पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी? 0। अभी कितनी है? v। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, क्या वो लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन के बराबर हुआ क्या? तो तुम्हारे सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर तुम समझ पाओ तो वो किसके बराबर हुआ है? बोलो, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। क्या हम निकाल सकते हैं क्या? क्या साइन थीटा बराबर h/s? साइन थीटा बराबर h/s। s मैंने लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन मानी है, तो s क्या आ गया? बोलो, h/sin थीटा। समझ में आया? अब तो खुद सोच, तेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, तेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तुझे क्या रिक्वायर्ड है? एक्सेलरेशन। विच इक्वेशन विल फिट? थर्ड इक्वेशन विल फिट। v² बराबर u² + 2as। समझ में आता है? तो भाई हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। ये सबका हो गया था बेटा? ये हटा दूं मैं? तो एक्सेलरेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। बोलो क्या हो जाएगा? v² बराबर u² + 2as। बोल u² कितना? 0। v², क्या मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल चुका हूं? यही है। स्क्वायर करो, बोलो क्या आ जाएगा? 2gh 1 + k² / r²। 2as, बोलो a कितना? ए तो निकालना है, ए जी नहीं है, इस पे mg sin थीटा भी लग रहा है और फ्रिक्शन भी लग रहा है। क्या इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा है क्या? नहीं। अगर स्मूथ होता तो फिर एक्सेलरेशन क्या होता? g sin थीटा। अभी g sin थीटा है या mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन है? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, हमें निकालना है। तो 2a, s की वैल्यू बोलो बच्चे, h/sin थीटा। देखना तो क्या 2 h कैंसिल हो जाएगा क्या? इस साइन थीटा को यहाँ भेज दूं क्या? तो भाई मेरे हिसाब से तो एक्सेलरेशन आ गया, देखो g sin थीटा 1 + k² / r²। समझ में आ रहा है? तो मैंने थर्ड इक्वेशन की हेल्प से निकाल लिया।
मैंने पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से v पता करा, v आ गया तो मुझे समझ में आया कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो उसकी हेल्प से क्या निकल के आ गया, एक्सीलरेशन। और तुम चाहो ना तो जो मैंने तुमको भी पहले इंक्लाइंड प्लेन का डेरिवेशन करवाया है, वहां पे मैंने फ्रिक्शन निकाल के छोड़ दिया है ना, उस फ्रिक्शन की वैल्यू तुम पुट करके देख लेना, ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तुम्हारा निकल के आ जाए, आएगा, डेफिनेटली आएगा। आ गया हवा में? हाँ भाई विमल आ गया। चलिए भाई, टाइम पहले वाले से भी निकाल सकते हो, सेकंड वाले से भी निकाल सकते हो भाई। v बराबर u प्लस एटी, क्या मुझे v पता है, क्या मुझे a पता है, क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, क्या मैं s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकता हूँ, क्या मैं v बराबर u प्लस एटी लगा सकता हूँ, लेकिन वो मैं नहीं लगाऊंगा, आंसर विल रिमेन सेम। क्या v खतरनाक है, क्या a भी खतरनाक है, क्या दोनों खतरनाक हैं? तो हम ऐसी इक्वेशन यूज करें जिसमें एक ही क्या हो, खतरनाक। तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या सिर्फ a खतरनाक है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? आंसर सेम आएगा, तुम करके देख लो, ऐसा नहीं है कि आंसर अलग आएगा, आंसर विल रिमेन सेम। लेकिन भाई थोड़ा स्मार्ट तरीके से करें, तो लिखें टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। हाँ भाई, निकालें, टाइम निकालें। तो देखो भाई, मुझे तो ये इक्वेशन ज्यादा अच्छी लग रही है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा बोल यू टी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि u क्या है, जीरो। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना, h बाय साइन थीटा, हाफ, क्या a निकाल चुके हैं क्या अपन, g साइन थीटा, वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और इनटू क्या बन गया, बोलो टी स्क्वायर। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देखना, क्या बेटा इस पूरे टर्म को मैं यहां भेज सकता हूं क्या, और ये जो जी साइन थीटा वाली टर्म है इसको क्या नीचे ला सकता हूं क्या? तो ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, टू एच वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये टू एच वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, बोल जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी। ध्यान से देख, क्या ये बनेगा क्या, और ये किसके बराबर होगा, बोल टी स्क्वायर। अच्छा जब रूट लेगा तो क्या साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा क्या, तो क्या वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ दिस बन जाएगा? नहीं आ रहा है, मैं लिख ही देता हूं, क्या ये टी स्क्वायर है क्या? अब मैं रूट ले लूं क्या, जैसे ही रूट लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा रूट से जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा, और क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, अंडर रूट टू एच बाई जी वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेरे हिसाब से टाइम का एक्सप्रेशन आना चाहिए, वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट टू एच बाई जी वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। और खतरनाक आ गया, हाँ बिल्कुल आएगा। ये याद रख लो तो अच्छी बात है, ये तीनों एक्सप्रेशंस याद रख लो तो अच्छी बात है, ठीक है भाई। नहीं याद रखो तो निकाल लेना जल्दी से भाई, और तो क्या कर सकते हैं भाई, नहीं याद रखो तो निकाल लेना जल्दी से, वरना याद करो, और तो क्या कर सकते हैं बताओ, हैं? वाह रे वाह, हैं? मुझसे ही शान पत्ती, अबे रात को 2 बजे पूछ ले मुझसे तू, नींद में बता दूंगा तेरे को, ठीक है? हैं? हाँ कुछ याद थोड़ी करता हूँ, हो जाता है, कुछ कुछ चीजें अपन करते नहीं, अपने आप हो जाती है। चलिए, क्या तुम्हें समझ में आ गया क्या? तो ये तुम्हारी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम आ गए। अब इन फॉर्मूलों को फील करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा उसकी वेलोसिटी, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा उसका एक्सीलरेशन, जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा उसका टाइम, कम, कम, क्या होगा, ज्यादा। अरे यार इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, कम। तेज चल रहा है, एक्सीलरेट ज्यादा से कर रहा है, तो टाइम क्या लेगा, कम। क्या बात समझ में आती है?
दिख भी रहा है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये समय के साथ तुम्हें एक्सप्रेशंस याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। वेलोसिटी ऐसे समझो, किसी चीज को हम छोड़ते थे, किसी चीज को हम ड्रॉप करते थे, उसकी वेलोसिटी क्या होती थी? √2gh। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, √2gh बस क्या लिख देना है नीचे, 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी को छोड़ देते थे, कितने से नीचे आता था? g sin थीटा। तुम्हें लिखना है g sin थीटा 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आती है? अब अगर स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे तुम एक ब्लॉक को छोड़ते तो इसका टाइम, हालांकि तुम्हें ये भी याद नहीं होगा, इसका टाइम जो होता था वो क्या होता था? 1/sin थीटा √2h/g। मान ले मैं तुझे अभी एक एनएलएम का क्वेश्चन देता कि एक h हाइट का इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल क्या है? थीटा, और ये स्मूथ है। तूने ब्लॉक को क्या कर दिया? छोड़ दिया। पता कितने टाइम में ब्लॉक नीचे आएगा? क्या निकाल सकते थे क्या? S बराबर ut + ½ at²। एक इसके बराबर हो जाता है g sin थीटा। तो तुम जब टाइम निकालते तो ये निकल के आता 1/sin थीटा √2h/g। 1/sin थीटा √2h/g। तो हमें आगे क्या लिख देना है? 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या तुम्हें समझ में आया? अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? बेहद आसान क्वेश्चन। तुम्हें बोलेंगे कि भैया एक डिस्क जो है रोल करती हुई आ रही है, बताओ उसको कितना टाइम नीचे आने में लगेगा? क्या बता सकते हो क्या? क्या के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हाफ हो जाएगी क्या? क्या टाइम निकल के आ गया? ऐसा क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं, तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाएंगे, अपने आप कर लेना। अरे कर लोगे ना? सिंपली बस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की क्या पुट करनी है? वैल्यू। रिंग दे देता कितनी? डिस्क दे देता सॉलिड स्फीयर 2/, बहुत सारे मेरे को अभी 2/3 सुनाई दे रहा था, 2/5। और हॉलो क्या हो जाएगा? 2/3। क्या समझ में आता है? अब ध्यान से देखो, ये जो तुमने एक्सप्रेशंस निकाले हैं, ये जो तुमने एक्सप्रेशंस निकाले हैं, इन एक्सप्रेशन से हम, जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, स्लाइडिंग के टाइम के जो एक्सप्रेशंस पढ़े थे, वो भी हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें ये याद है तो हम वो वाले एक्सप्रेशंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, लिखो अपनी कॉपी में। इफ अ बॉडी इज स्लाइडिंग, इफ अ बॉडी इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, नहीं क्वेश्चन नहीं है, एक नोट पॉइंट है, ऐसे ही लिख लो। इफ अ बॉडी इज स्लाइडिंग, श्योर नहीं, इफ अ बॉडी इज स्लाइडिंग on a smooth inclined plane, if a body is sliding on a smooth inclined plane, if a body is sliding on a smooth inclined plane, then ब्रैकेट में लिखो k square upon r square is equals to 0। k square upon r square is equals to 0। अब इस चीज को समझो, अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो मैं बोल रहा हूं उसका k square by r square क्या होगा? 0। क्यों? देखो ध्यान से, क्या तुमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये पढ़ी थी क्या? क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या? अब अगर बॉडी स्लाइड कर रही है तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। ये टर्म 0 कब होगी? जब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया मैंने क्या बोला? भाई अगर बॉडी स्लाइड करते हुए आ रही है तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? ½mv²। क्या उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी क्या? नहीं। तो ये वाली जो है, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये 0 कब होगी? जब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तो ऐसी बॉडी जो स्लाइड करती हुई आती है उसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? 0। क्या बात समझ में आती है? तो बेटा जो है, अगर ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होता, समझना ध्यान से बात, अगर ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन होता, लेट सपोज ये बिल्कुल सेम इंक्लाइंड प्लेन, यही एंगल थीटा, यही हाइट h, और ये इस पे हमने एक ब्लॉक को छोड़ दिया, लेकिन बस इस बार ये रफ की जगह क्या है? स्मूथ। तो बच्चे जब ये नीचे पहुंचता तो इसकी वेलोसिटी आती कितनी? यहाँ पे के स्क्वायर बाय स्क्वायर को क्या पुट कर दे? 0। क्या वेलोसिटी आती? बोल, √2gh। अच्छा, ये तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तुमने ब्लॉक को यहां से छोड़ा, जब यहां आएगा तो क्या ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली जब नीचे आएगा तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, या दोनों? यार ब्लॉक है, स्लाइड करता हुआ आएगा, सिर्फ क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी? ½mv²। क्या यही होगी क्या? और पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0। चेक करके √2gh आ गया क्या? यही तो बोल रहा हूं मैं, अगर बॉडी स्लाइड करती हुई आ रही है तो भाई वो जो रोलिंग वाला, जो रोटेशनल वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0।
तो इन एक्सप्रेशंस में अगर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को क्या पुट कर दिया जाए 0, तो सारे वो एक्सप्रेशंस आ जाएंगे जो हमने एनएलएम में देखे थे। बोल वेलोसिटी कितनी, अंडर रूट 2gh। बोल एक्सेलरेशन कितना, g साइन थीटा। क्या एक्सेलरेशन g साइन थीटा लॉजिकल भी है क्या? इसमें सिर्फ क्या लगेगा नीचे, बोल mg साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा g साइन थीटा। और टाइम टेकन, इसको टाइम जो लगेगा 1/sin थीटा अंडर रूट 2h/g। क्या तुम्हें समझ में आता है? बात समझ में आई? तो ये सारे तुम्हारे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, सर वहां तो आपने इंक्लाइंड प्लेन रफ लिया था, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, स्मूथ। वहां पे रफ था, रफ की वजह से क्या हो रही थी, रोलिंग, लेकिन उस फ्रिक्शन का वर्क क्या था, 0। अगर यहाँ पे मैं इसको रफ ले लूंगा तो फ्रिक्शन का वर्क 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो। तो इसलिए यहाँ पे हमने कैसा इंक्लाइंड प्लेन लिया है, स्मूथ। तो भाई हमने रोलिंग के सारे रिजल्ट पढ़ लिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि उन रोलिंग के रिजल्ट्स में अगर हम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को क्या पुट कर दें, 0, तो स्लाइडिंग के रिजल्ट्स आ जाएंगे ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अगर एक बॉडी स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड करती हुई आ रही होती तो उसकी नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती, उसका एक्सेलरेशन g साइन थीटा होता, उसको नीचे पहुंचने में टाइम लगता 1/sin थीटा अंडर रूट 2h/g। अरे बोलो भाई, तो लिख लो आप ये तीनों चीजें। स्लाइड स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो लिख लो। हैं? बोलता जाऊं बस मैं, सब लिख लोगे? अबे इतने अच्छे अच्छे सपने देख कैसे लेता है तू? हैं? तू बता जो तू बोले। वेव, पहले एसएचएम तो पढ़, बिना एसएचएम के वेव थोड़ी आएगा तुझे। थर्मोडायनेमिक्स सर पढ़ा देंगे। शोर शोर नहीं, शोर नहीं भाई, दोनों में से कोई एक चीज सर बता, जो है सर पढ़ा देंगे और एक चीज मैं पढ़ा दूंगा भाई, दो है। थर्मो बहुत आसान है, मैं सही बता रहा हूँ। एसएचएम वेव में पूरी फील है भाई। थर्मो जो है, थर्मो में तो क्या है, तुमने पढ़ी रखी है, केमिस्ट्री में पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तुमने? वही तो है, बस केवल एक साइन का पंगा आएगा जो फिजिक्स में हम यूज करेंगे ना, बस केवल एक साइन का अंतर आएगा, बाकी तुम्हें सारा कंटेंट ऑलरेडी पता है। वेव को फील करेंगे अपन, पूरा तुम्हें वेव फील कराएंगे, ठीक है? चलो, तुम्हें पूरी चलती हुई दिखाएंगे वेव, ठीक है? चलो, अभी मैं कहा था, हाँ चलो, अब ध्यान से देखो, अब शोर नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, शोर नहीं। वेव तभी समझ में आएगा जब क्या आएगा, एसएचएम। और एसएचएम ग्रेविटेशन के बाद होगा, जो अपन दिवाली से पहले कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? हाँ डेफिनेटली अपन एसएचएम कंप्लीट कर देंगे, जिससे जब आप आओ तब अपन वेव चालू कर सकें भाई, बीच में नहीं छूटना चाहिए टॉपिक, ठीक है? हैं? क्या? हाँ आराम आराम से हो जाएगा। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो ऐसा चैप्टर है नन्ना सा, ग्रेविटेशन तो आज चालू करेंगे अपन, कल खत्म कर देंगे, ठीक है? तो ग्रेविटेशन इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, तुम जानते हो gm1m2/r²। बस इसी के साथ खेलना है भाई। तुम बताओ gm1m2/r² जानते हो नहीं जानते? अब मैं बोलूंगा चलो, हाँ, अपन ने इंक्लाइंड प्लेन पे देख रहे थे, एक्सप्रेशंस निकल के आ गए हैं। क्या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, तीनों का एक्सप्रेशन पता है हमें? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ज्यादा तो क्या कम होगा, क्या होगा, ऐसा पता है हमें? लिखो क्वेश्चन, देखते हैं भाई कितना पता है। फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर रिलीज्ड, following objects are released from the same inclined plane, following objects are released from the same inclined plane। भाई एक inclined plane हमने फिक्स कर लिया, हमने एक inclined plane तैयार करवा लिया थीटा एंगल का, एच हाइट का। तो अब हम इस पे से कर क्या रहे हैं, अलग अलग बॉडीज को छोड़ रहे हैं। लिखो फर्स्ट, आपने छोड़ा रिंग कॉमा डिस्क, following objects are released from the same inclined plane, ring comma disk comma
हॉलो स्फीयर कॉमा सॉलिड स्फीयर। तो तुमने करा क्या, ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। तुमने एक रिंग ली, उसको यहां से छोड़ दिया, वो रोल करती हुई गई। एक डिस्क ली, उसको छोड़ दिया, वो रोल करती हुई गई। एक तुमने हॉलो स्फीयर लिया, उसको छोड़ दिया और रोल करता हुआ गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम लिखो नेक्स्ट आगे फुल स्टॉप के बाद, अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ बता रहा हूं मैं कौन सी क्वांटिटीज। तुम्हें इन क्वांटिटीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लिखो फर्स्ट वेलोसिटी। फर्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, किसकी उससे कम, किसकी उससे कम, किसकी सबसे कम। फर्स्ट इज वेलोसिटी, सेकंड इज एक्सेलरेशन, सेकंड इज एक्सेलरेशन एंड थर्ड इज टाइम टेकन। क्वेश्चन करने से पहले बस एक सेकंड बोर्ड पे देख लीजिए। मेरे साथ रहते के स्मार्ट हो गए हो। अच्छा ये बताओ, ये रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है? अच्छा डिस्क का क्या होता है? 1/2 मतलब क्या, 0.5। अच्छा हॉलो स्फीयर का क्या होता है? 2/3 मतलब 0.67। सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? 2/5, 2/5 मतलब 0.4। अब बुद्धि लगा के मुझे बता, सबसे कम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका है? सबसे कम। डूब मरो तुम लोग। कोई कोई कह रहा है रिंग। सबसे कम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका है? सॉलिड स्फीयर। इसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम, मतलब इसकी वेलोसिटी सबसे। रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा, इसकी वेलोसिटी सबसे कम। करो क्वेश्चन सॉल्व। हो गया? वेरी गुड, सब जने कर लो भाई। आपके सामने मैंने लिख दिया। मैंने ये क्यों लिखा 0.5, 0.67, 0.4, ये मैंने इसलिए लिखा कि तुम समझ पाओ। ठीक है। हो गया बेटा? चलिए, तो देखो सिंपल सा फंडा, जिसका सर भाई वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखो ये है √2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन का है g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। टाइम का है 1 साइन थीटा √2h/g 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो देखो ये तुम्हारे एक्सप्रेशंस हैं। अब मैं जानता हूं भाई, हर बार ऑब्जेक्ट को सेम इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज करा है, मतलब एच सभी के लिए क्या होएगा? सेम। अलग क्या होगा? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। रिंग का अलग, डिस्क का अलग, हॉलो स्फीयर का अलग। तो जिसका के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे कम किसका दिख रहा है बेटा, बोल? तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा। उससे कम, उससे कम डिस्क, उससे कम, उससे कम हॉलो स्फीयर और उससे कम रिंग। तुम्हें समझ में भी आता है? इसका के स्क्वायर आर स्क्वायर सबसे ज्यादा था तो वेलोसिटी सबसे कम, इसका सबसे कम था तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा। लॉजिकल है क्या? एक्सेलरेशन का सेम लिख दूं क्या? सेम होगा। तो भाई ये जो तुमने लिखा है सेम लिख दो तुम। टाइम का भी सेम ही लिख दो। टाइम का क्या हो जाएगा? उल्टा। क्योंकि देख शोर। अभी तो तुम बीच में टाइम क्यों बोल रहे हो? चलो ठीक है। हाँ भाई, अब मुझे किसका लिखना है? टाइम का। क्या टाइम जिसका के स्क्वायर आर स्क्वायर ज्यादा, उसका टाइम क्या होगा? ज्यादा। और वैसे भी दिख रहा है सर इसका एक्सीलरेशन ज्यादा है तो टाइम क्या लेगा? कम। तो सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा, बोल? रिंग। उससे कम टाइम कौन लेगा? हॉलो स्फीयर। उससे कम कौन लेगा? डिस्क। और सबसे कम कौन लेगा? सॉलिड स्फीयर। क्या बेटा लॉजिकल है क्या? अब मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन में सारे करा दिए। तुम्हें मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक रिंग को और एक डिस्क को छोड़ दिया, बताओ नीचे पहुंचने पे किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? क्या हम सब कुछ जानते हैं क्या? हमने पूरा कंपैरिजन एक ही क्वेश्चन में कर लिया। चलो मैं आगे। पक्का? अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता हूं मैं। सपोज कर मैं तुझे बोलता, ध्यान से सुन ले, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, अपने आप कर सकते हो तुम।
मैं तुम्हें बोलता बेटा एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और एक ऐसा ही बिल्कुल आइडेंटिकल स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है? भाई एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और एक ऐसा ही बिल्कुल स्मूथ क्या है, आइडेंटिकल जो है एक और प्लेन है आपका। तूने इस पे से तो एक डिस्क को छोड़ा रोल करने के लिए और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे तूने एक ब्लॉक को छोड़ दिया। अब मैं तुमसे पूछता बचाओ, जब दोनों नीचे पहुंचेंगे तो दोनों की वेलोसिटीज पे कंपेयर करने को बोला, तो दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? अरे बुद्धि लगा के बोलो यार, ऐसे मत करो। दोनों पहले क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो, शोर बहुत करते हो जो है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हो, शोर करते हो तुम लोग। मैंने क्वेश्चन क्या बोला पहले समझ में आया तुम लोगों को? एक इंक्लाइंड प्लेन क्या है, रफ, एक क्या है, स्मूथ, बिल्कुल डिक्टो है, एच सेम, थीटा सेम। यहाँ पे तूने एक छोड़ी है रिंग, यहाँ पे क्या छोड़ी है तूने, एक रिंग, और यहाँ क्या छोड़ा है, एक ब्लॉक। मैं तुमको बोल रहा हूं जब दोनों नीचे पहुंचेंगे तो वी कंपेयर करो। क्या मैंने तुम्हें वी का तरीका बता दिया है? क्या रिंग में अंडर रूट 2gh/2 आ जाएगा, जबकि ब्लॉक वाले केस में ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gh। नहीं आया समझ में? मतलब मेरे हिसाब से तो आंसर होगा रिंग का तो हो जाएगा अंडर रूट 2gh/2। सही बोला? और जब तू ब्लॉक की वेलोसिटी निकालेगा तो अंडर रूट 2gh किसकी ज्यादा, ब्लॉक की ज्यादा। और बुद्धि लगाना लॉजिकल भी है भाई। जब ब्लॉक आया तो ब्लॉक में जो पोटेंशियल एनर्जी थी क्या सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में गई? क्या सारी की सारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में गई? मतलब जो mgh एनर्जी घटी वो काय में चली गई, हाफ एम वी स्क्वायर, वी को बढ़ाया। अब जब बॉडी रोल करती हुई आई तो सारी की सारी ट्रांसलेशनल में गई या कुछ रोटेशन में भी गई? तो भाई उस एनर्जी का कुछ पार्ट तो गया ट्रांसलेशन में और कुछ पार्ट काय में गया, रोटेशन, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अरे ओमेगा भी तो बढ़ाना उसका। नहीं आया? कैसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत टफ तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेम बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम same body is released from same body is released from three different same body is released from three different inclined plane as shown। लास्ट टाइम अगर तुम्हें याद हो तो क्वेश्चन में इंक्लाइंड प्लेन एक था और बॉडी क्या थी, अलग अलग। इस बार बॉडी सेम रहेगी, इंक्लाइंड प्लेन क्या होंगे, अलग अलग। तो देखो ध्यान से भाई, ये तीन इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये θ1, ये θ2, ये θ3। दिस इज फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ठीक है, तो आपने इन तीनों इंक्लाइंड प्लेन से बारी बारी से एक ही बॉडी को रिलीज करा। कोई भी बॉडी फिक्स कर लो, मान लो रिंग रिलीज करी, तो पहले रिंग इससे रिलीज करी, फिर रिंग सेकंड वाले से रिलीज करी, फिर रिंग थर्ड वाले से रिलीज करी। सेम बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ऑल दी थ्री जो है डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन्स, और तीनों पे बॉडी क्या परफॉर्म करती हुई आ रही है, रोलिंग। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, बॉडी क्या परफॉर्म करती आ रही है, रोलिंग। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। भाई जब फर्स्ट वाले इंक्लाइंड प्लेन से रिंग रोल करते आएगी तो उसकी वेलोसिटी को v1 बोल देना, सेकंड वाले से आए तो v2, थर्ड वाले से आए तो v3। तो अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट फर्स्ट लिखें, आंसर बोलो मत बच्चों। फर्स्ट लिखें वेलोसिटी, सेकंड एक्सेलरेशन, थर्ड टाइम। सब जने कर दो भाई, अरेंज करना है तुम्हें। v1 v2 v3 कौन बड़ा कौन छोटा, कौन सबसे छोटा? एक्सेलरेशन a1 a2 a3, टाइम t1 t2 t3। हो गया? शाबाश, हो गया। हाँ भैया हो गया क्या, पक्का? अच्छा ये बताओ वेलोसिटी जो होती है क्या वो थीटा पे डिपेंड करती है क्या? क्या वो हाइट पे डिपेंड करती है? और k²/r², क्या एक ही बॉडी को रिलीज करा है, मतलब k²/r² तो क्या रहेगा, सेम। क्या तीनों इंक्लाइंड प्लेन की हाइट सेम है क्या? हाइट भी क्या रहेगी, सेम। तो तीनों बार जब बॉडी नीचे पहुंचेगी उसकी स्पीड अलग अलग या सेम? तो बेटा जब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, v1 बराबर v2 बराबर v3। क्या लॉजिकल है क्या? अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। क्या एक्सेलरेशन थीटा पे डिपेंड करता है क्या?
जिसका थीटा ज्यादा उसका साइन थीटा बड़ा, और साइन थीटा बड़ा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। अरे भाई साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। तो 0 से 90 में साइन क्या इंक्रीज करता है क्या? तो जिसका थीटा ज्यादा उसका साइन थीटा ज्यादा, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। कम नहीं, ज्यादा। जिसका थीटा ज्यादा उसका साइन थीटा ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो बोल किसका थीटा सबसे बड़ा? सबसे बड़ा कौन है? 1। तो सबसे बड़ा कौन? A1, फिर A2, फिर A3। अब टाइम को देख, टाइम थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? भाई टाइम थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे मैं सही बोल रहा हूं। तो भाई जिसका थीटा ज्यादा उसका टाइम क्या होएगा? कम। तो सबसे ज्यादा जो है थीटा किसका है? 1 का। तो सबसे कम टाइम किसका होगा? 1। और सबसे ज्यादा टाइम किसका होगा? 3। तुम्हें समझ में आता है? ये तुम्हारा रेशो हो गया। क्लियर हो गया? और वैसे भी बुद्धि लगाओ, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसका टाइम कम, जिसका एक्सेलरेशन कम उसका टाइम ज्यादा। क्या समझ में आता है? कैसे भी तुम सॉल्व कर लो, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। चलूं मैं आगे, लिखे नेक्स्ट। अब देखो, वैसे तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक आध मैं तुम्हें क्वेश्चन दे देता हूं। भाई हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या वर्क एनर्जी पावर में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे सिर्फ चेंज इतना सा आएगा, अगर बॉडी रोल करती हुई जा रही है, अगर बॉडी क्या करती हुई जा रही है? रोल। तो क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का लिखने का तरीका चेंज होगा क्या? तो लिखो COME। हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो इस तरह से कोई एक बॉडी है, हाँ कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। यहां से तुमने इसको रिलीज करा है, तुम्हें बताना है ऑन रीचिंग दी बॉटम इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तुम्हें बताना है नीचे पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। और ये हाइट कितनी ले लेनी है तुम्हें? h। और ये बॉडी तुम्हें ले लेनी है डिस्क। क्या तुम कर सकते हो क्या? अच्छा, बॉडी परफॉर्म्स प्योर रोलिंग थ्रू आउट द मोशन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैसी रोलिंग कर रही है? प्योर। अच्छा, प्योर रोलिंग कर रही है तो फ्रिक्शन का वर्क क्या होगा? 0। फ्रिक्शन होगा तो सही, लेकिन उसका वर्क क्या होगा? 0। तो आप बना लो ये। h हाइट से रिलीज करा है डिस्क को। assume pure rolling throughout the motion, assume pure rolling throughout the motion, this is given in the question। assume pure rolling throughout the motion, पूरे मोशन के दौरान आप प्योर रोलिंग अज्यूम कर सकते हैं। तो आप सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ जो आपने पढ़ा है। बस काइनेटिक एनर्जी को लिखते टाइम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते टाइम ध्यान रखना। वैसे तो इसका एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिखा दिया है मैंने तुम्हें। अरे क्या फॉर्मूला पता है? √2gh 1 + k²/r²। अरे ये सीधा बना दूं ये सीधा बना दूं या कर्व्ड बना दूं, इससे क्या कोई फर्क पड़ता है क्या? कन्वर्ट तो क्या होनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये ऐसे मैं सीधी लाइन खींच देता तो भी पोटेंशियल तो mgh होती, ऐसे खींच दूंगा तो भी क्या होगी? mgh। तो बस तुम तो सीधे कॉम लॉ लगाओ, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। u इनिशियल, इनिशियल बोलो कितनी है बेटा? mgh। इनिशियल काइनेटिक 0। फाइनल काइनेटिक का ध्यान रखना, ½ mv² 1 + k²/r²। और डिस्क के लिए क्या k²/r² हाफ हो जाएगा क्या? तो mgh बराबर ½ mv² 3/2। तो यहां से तुम्हारा v आ गया 4gh/3। क्या सही है क्या? अगर तुम देखो तो सीधे एक्सप्रेशन से भी आ जाएगा, √2gh 1 + k²/r²। वही तो करा है आपने। क्या भाई? एक्सेलरेशन डेफिनेटली वेरी करेगा, एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करी अपन ने, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो थीटा क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो हम वो g sin थीटा वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। वेलोसिटी वाला क्यों बैठ रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली फ्रिक्शन का वर्क 0 है, मैकेनिकल एनर्जी पहले भी कंजर्व थी, अभी भी कंजर्व है। तो अभी भी तुम बोलोगे mgh + 0 बराबर ½ mv² 1 + k²/r²। चलिए अभी ध्यान से देखो बेटा, ये एक बॉडी है,
तुमने इसको मिनिमम वेलोसिटी देनी है, तुम इसको मिनिमम वेलोसिटी देना चाहते हो, तुम इसको रोल करते हुए छोड़ते हो, ये डिस्क जो है रोल करते हुए जा रही है ऊपर, तो हमें मिनिमम वी नॉट की वैल्यू बतानी है सो दैट इट जस्ट रीचेज हाइट h, और इसको हम ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर। एसएस मतलब क्या हो जाएगा बोलो, सॉलिड स्फीयर। तो लिखो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट so that it find minimum value of v naught so that it just reaches height h, so that it just reaches height h। क्वेश्चन में गिवन है assume pure rolling throughout the motion, throughout the motion प्योर रोलिंग हो रही है भाई, ये गिवन है क्वेश्चन में, हमेशा प्योर रोलिंग हो रही है। प्योर रोलिंग हो रही है मतलब फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या होएगा, जीरो। प्योर रोलिंग होते ही समझ जाना कि फ्रिक्शन का वर्क हमेशा क्या होगा, जीरो, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। कर लो सब जने कर लो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। तुम्हें मिनिमम वैल्यू बतानी है, मतलब यहां पहुंच के इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। भाई तुम चाहते हो कम से कम इसको एनर्जी दो जिससे कि बस ये कैसे ना कैसे करके एच हाइट तक पहुंच जाए। अगेन क्या लगाओगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल। बोलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, बस। सही लिखी है गलत लिखी है, अरे गलत है क्या, ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, स्लाइड करती हुई थोड़ी जा रही है भाई, रोल करती हुई जा रही है। क्वेश्चन में बोला भी था अज्यूम प्योर रोलिंग थ्रू आउट दी मोशन, तो ये ट्रांसलेट करती हुई जा रही है, रोल करती हुई जा रही है, रोल। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बोल क्या लिखूं आगे, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, और फाइनल काइनेटिक कितनी, क्यों जीरो ले रहा हूं, फील आती है, क्योंकि जस्ट हमें पहुंचाना है, ठीक है। तो यहां से देख क्या ये एम एम कैंसिल हो जाएंगे क्या, तो हाफ वी नॉट स्क्वायर 1 प्लस 2/5, सीधे लिख दो 7/5 इज इक्वल्स टू जी एच। तो वी नॉट अगर तुम देखो तो 10 GH/7, अरे ये आएगा। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट जिसके लिए जस्ट एच हाइट तक पहुंचेगी। मतलब कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, अगर तुम बुद्धि लगाओ तो सिर्फ मैं जो काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करे हमने कि एक ब्लॉक को कितनी वेलोसिटी दे कि वो एच हाइट तक पहुंच जाए। तो पहले ब्लॉक था तो ब्लॉक स्लाइड करता था, तो ब्लॉक की एनर्जी क्या होती थी, हाफ एम वी स्क्वायर। इस बार कोई बॉडी है जो रोल करती हुई जा रही है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है। हेडिंग लिखें टॉपलिंग, हेडिंग लिखें टॉपलिंग। है टॉपलिंग, TOPPLING, TOPPLING। अब ध्यान से देखो टॉपलिंग क्या होता है, टॉपलिंग जानते हो क्या, पलटना। क्या होता है, पलटना। जैसे तुम पलट जाते हो रोज, क्या क्या बोल रहे, पलटते नहीं है, फैलते हैं हम। तो देखो ध्यान से भाई, पहले भी अपनी बात हुई है, जैसे सपोज कर ये बोतल, ये बोतल, तो इस बोतल पे अगर मैं फोर्स कहां लगाऊंगा बोल, नीचे। क्या आगे जा रही है क्या, अच्छा इस बोतल पे अगर मैं यहाँ ऊपर फोर्स लगाऊंगा आगे जाएगी या पलट जाएगी। अब ये मत कहना सर करके बताओ, करके बताना है तो खुद की बोतल दो। तो भाई हम अगर नीचे फोर्स लगा रहे थे क्या आगे जा रही थी, और ऊपर फोर्स लगाया क्या पलट गई क्या, इस पलटने को ही क्या बोलते हैं, टॉपलिंग। ब्लॉक क्या कर गया या बोतल क्या कर गई, टॉपल कर गई, बोतल क्या कर गई, टॉपल कर गई। तो यही टॉपलिंग का कंसेप्ट हमें समझना है। अब बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, बहुत सिंपल है, तो मैं बहुत इजीली मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा तुम्हें। अब बच्चे लॉजिकली सोच, मान ले डस्टर अभी मेरे हाथ पे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इसका नीचे क्या लग रहा होगा बोल, ऊपर क्या लग रहा होगा, ये नॉर्मल क्या सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा। भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये ब्लॉक
तो भैया ये नीचे क्या लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्म। अब बुद्धि लगा के सोच, अगर ये ब्लॉक मान ले ऐसे, ये जो डस्टर है ये मान ले ऐसे पलटने वाला है, ये क्या करने वाला है, ऐसे पलट। तो बच्चे जब ये ऐसे पलटने वाला होगा तो लॉजिकली फील कर, क्या ये मेरे हाथ को दोनों तरफ से यूनिफॉर्मली प्रेस करेगा या इस वाले रीजन को ज्यादा प्रेस करेगा? क्या इसको ज्यादा प्रेस करेगा? क्या फील आती है सबको? तुम प्रैक्टिकली सोचो कि अगर ये ब्लॉक ऐसे सर पलटने वाला है, ये ऐसे क्या करने वाला है, पलटने वाला है, तो क्या मेरे हाथ के इस वाले रीजन को कस के प्रेस करेगा? क्या कस के प्रेस करेगा? तो लॉजिकली सोच, नॉर्मल सेंटर से पास करना चाहिए, उसको शिफ्ट होना चाहिए। नॉर्मल को क्या होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। नॉर्मल को क्या होना चाहिए, शिफ्ट। क्योंकि सर अगर ये बॉडी ऐसे पलटने वाली है तो डेफिनेटली आपके हाथ का जो ये वाला रीजन है, जो इस साइड वाला रीजन होगा, उसको ये ज्यादा कस के दबा रहा होगा, और ज्यादा कस के दबाएगा तो नॉर्मल क्या आएगा, ज्यादा। अरे ये हम जानते हैं ना, नॉर्मल पिक्चर में कब आता है, जब दो बॉडीज काय में आती हैं, कांटेक्ट में। और जितना ज्यादा कस के एक दूसरे को बॉडी प्रेस करती है, क्या उतना ज्यादा नॉर्मल आता है क्या? तो भाई ये मेरे हाथ के इस रीजन को कस के प्रेस कर रहा है, मतलब नॉर्मल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं। तो मुझे बताओ, क्या अपन फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं क्या? क्या फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है क्या? फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन की क्या चाहत है? रोकना नहीं चाहता, फ्रिक्शन रोकना नहीं चाहता। आपको शुरुआत से समझा रहा हूं, फ्रिक्शन तो चाहता है हमेशा दो बॉडीज में प्यार बना रहे। मतलब फ्रिक्शन चाहता है कि दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। अगर वो दोनों रुकी हुई हैं तो साथ साथ रुकी रहे, अगर चल रही हैं तो साथ साथ चलती रहे, अगर घूम रही हैं तो साथ साथ घूमती रहे। फ्रिक्शन बस केवल ये चाहता है कि इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। वो हमेशा दोनों सरफेस को क्या रखना चाहता है, साथ साथ। अब अगर वो रुके हुए हैं, दोनों साथ साथ रुके रहे, फ्रिक्शन को कोई जो है उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो चल रहे हैं, दोनों कैसे चलते रहे, साथ साथ। यही तो होता है भाई। मान लिया अगर एक ब्लॉक तेज चल रहा है, दूसरा धीरे चल रहा है, तो जो तेज चलता है क्या उस पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, और जो धीरे चलता है क्या उस पर आगे लगता है। तो जो तेज चल रहा है उसकी रफ्तार को घटाता है, और जो धीरे चल रहा है उसकी रफ्तार को बढ़ाता है। और ऐसा तब तक करता है जब दोनों की रफ्तार क्या नहीं हो जाती, सेम। ऐसा तब तक करता रहता है जब तक दोनों की रफ्तार क्या नहीं हो जाती, सेम। एक बार दोनों की सेम हो गई, फिर फ्रिक्शन को शांति मिलती है। फ्रिक्शन कहता है अब रिलेटिव स्लिपिंग बंद हो गई, अब वो लगना बंद हो जाता है। क्या यही होता है क्या? बहुत ही बढ़िया। अब फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स था, मानते हो? ऐसे ही बेटा नॉर्मल भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स होता है क्या? तो जैसे फ्रिक्शन बिहेव करता था, फ्रिक्शन क्या चाहता था, दो बॉडीज हमेशा कैसे रहें, साथ साथ। ऐसे नॉर्मल भी चाहता है कि दो बॉडीज हमेशा कैसे रहें, साथ साथ। तो इसलिए बेसिकली ये जो नॉर्मल तुम्हारा शिफ्ट हो रहा है ना, अभी तुम्हें मैं एग्जांपल से फील कराऊंगा। इसके शिफ्ट होने का कारण ये है कि बेसिकली जब तुम उस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे थे ना, तो ब्लॉक पलटने वाला है। पलटने वाला है मतलब क्या, वो सरफेस से कांटेक्ट छोड़ने वाला है क्या? भाई अगर ये ऐसे ब्लॉक पलट जाएगा मतलब इसका सरफेस से क्या छूट जाएगा, कांटेक्ट। भाई नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों क्या चाहते हैं, दो सरफेस हमेशा कैसे रहे, साथ साथ। फ्रिक्शन अपना काम परफॉर्म करेगा, नॉर्मल अपना काम परफॉर्म करेगा। नॉर्मल शिफ्ट जब हो रहा है बेसिकली, तो हो क्या रहा है, नॉर्मल के शिफ्ट होने से इस ब्लॉक के अगर पलटने की टेंडेंसी मान ले ऐसे बन रही है, तो नॉर्मल शिफ्ट होके इसको अपोजिट सेंस में क्या देगा, टॉर्क, और इसको पलटने से क्या करेगा, बचाएगा। कैसे, आओ देखो आपको फील कराता हूं पूरा, ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल से अपन पूरी सिचुएशन को बिल्कुल समझते हैं। फोकस करना, सबको समझ में आ जाएगी एक बार में। सपोज करो ये एक ब्लॉक है, क्यूब है, जिसकी साइड क्या है बेटा, ए। या अपन तो डेटा लेते हैं, फील ज्यादा अच्छी आएगी। इसकी साइड क्या है, 10 मीटर, ठीक है। मास क्या है, 10 kg। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0.5। फोर्स कितना लगा रहे हैं, 30 न्यूटन। तो फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन। तो भाई एक ब्लॉक रखा हुआ था, मैंने इस पे फोर्स लगाया 30 न्यूटन का। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब 30 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैंने देखा ना तो ये ब्लॉक चला और ना ही ये ब्लॉक पलटा, ना ही ये चला और ना ही ये पलटा, ऐसा मैंने देखा। चलो आओ अब इसको अपन एनालिसिस करते हैं। मुझे बताओ बच्चों, ब्लॉक का mg कहाँ लग रहा होगा? क्या सेंटर ऑफ मास पे लगेगा? कितना लगेगा बता दो बेटा, 100 न्यूटन। अच्छा अब ये मान लो मुझे पता नहीं है शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, मैं अभी बिल्कुल अनअवेयर हूं अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चे क्या मैं नॉर्मल भी ऐसे ही बनाऊंगा क्या? क्या मैं नॉर्मल सेंटर से ही पास कराऊंगा?
अभी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं जानता ही नहीं हूँ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया। चलो अभी तुमने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ बच्चों, मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ। क्या म्यू इंटू एन होता है क्या? क्या एन 100 के बराबर है? क्या मैं लिमिटिंग 50 रख दूं क्या? क्या ब्लॉक स्लाइड करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? हमने कितना लगाया 30, कितना फ्रिक्शन लगेगा 50, 50 कितना फ्रिक्शन लगेगा 30। क्या लॉजिकल है क्या? 50 जरूरत पड़ने पे लग सकता है, अभी कितने की जरूरत है 30, बोल कितना फ्रिक्शन लग जाएगा 30। अब ध्यान से देख, ये फ्रिक्शन 30 लग गया, फ्रिक्शन ने कही भाई देख मैंने मेरा काम कर दिया, तूने 30 लगाया, मैंने इसको रोकने की पूरी कोशिश करी, मैं चाहता हूं कि दो सरफेस हमेशा कैसे रहें साथ साथ, तो ये आगे जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको क्या कर दिया रोक दिया, फ्रिक्शन ने क्या अपना काम कर दिया क्या? अब बुद्धि लगा, ध्यान से देख, मान ले ये सेंटर को हम ओ बोल देते हैं। अब बच्चे ये बॉडी रुक तो गई, अगर रुक गई इस समय, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इस पे नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए 0, और नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए 0। नेट फोर्स और 0 दिख रहा है, एन बराबर 100 लिख दिया आपने, भाई नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा बोलो 100, ठीक बात है सर। एफ किसके बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन, भाई तुमने 30 लगाया, फ्रिक्शन भी कितना लग गया 30, क्या नेट फोर्स 0 है क्या? अब ध्यान से देखना, ओ पॉइंट के अबाउट लेट सपोज हम नेट टॉर्क निकालते हैं, ओ पॉइंट के अबाउट जब नेट टॉर्क निकालेंगे 100 न्यूटन का टॉर्क, नॉर्मल का टॉर्क, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास कर रहे। अब बच्चे लॉजिकली मुझे सोच के बताना, फ्रिक्शन का टॉर्क जब तू निकालेगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क, सिर्फ सेंस पूछ रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज आ रहा है क्या? इस फोर्स का टॉर्क क्या दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं? नेट टॉर्क 0 है या नॉन 0 है? तो बॉडी को क्या कर जाना चाहिए था, घूम जाना चाहिए था, इस बॉडी को तो घूम जाना चाहिए था, लेकिन ये बॉडी तो घूमी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई। अगर हम पढ़ के आए हैं रोटेशनल मोशन पूरा पढ़ लिया हमने, हम जानते हैं कि सर अगर बॉडी पे नेट टॉर्क है मतलब क्या वो बॉडी घूमेगी क्या? सर इस पे तो नेट टॉर्क है, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और जो आपने फोर्स लगाया वो भी कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, तो सर दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दोनों के टॉर्क ऐड होके नेट टॉर्क मिल गया, मतलब बॉडी को क्या कर जाना चाहिए था, घूम जाना चाहिए था, लेकिन सर बॉडी तो घूम नहीं रही। तो एक्चुअल में क्या होता है, इस बॉडी की घूमने की टेंडेंसी बन रही है, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, इस डस्टर की ऐसे पलटने की क्या बन रही है टेंडेंसी। अब जैसे ही इसकी पलटने की टेंडेंसी बनेगी, ये मेरे हाथों को यूनिफॉर्मली प्रेस करेगा क्या, या इस वाले रीजन को ज्यादा जोर से प्रेस करेगा? तो जैसे ही ज्यादा जोर से प्रेस करेगा तो नॉर्मल सेंटर से पास करेगा कि शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा। तो बच्चे क्या गलती कर रखी है हमने, नॉर्मल कहां से पास करा दिया है सेंटर, क्या नॉर्मल यहां से पास कर रहा है क्या? क्या नॉर्मल शिफ्ट करेगा क्या? तो नॉर्मल क्या करेगा शिफ्ट। तो भैया नॉर्मल को लेट सपोज मैंने शिफ्ट करा दिया, और मान लेते हैं मैंने कितना शिफ्ट करा दिया बोल एक्स, कितना शिफ्ट करा दिया मैंने बोल एक्स। क्या बात समझ में आती है? अब ध्यान से देख, इस फ्रिक्शन का टॉर्क बता मुझे क्या था क्लॉकवाइज, एफ का टॉर्क क्या था, नॉर्मल का टॉर्क क्या है, नॉर्मल का टॉर्क क्या है एंटी क्लॉक। अगर नेट टॉर्क 0 है तो क्या नॉर्मल के टॉर्क को इन दोनों के टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा क्या? आ जाओ आ जाओ, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ में क्या कर रहा हूं 0, किस किस के टॉर्क आएंगे ओ के अबाउट, फ्रिक्शन का, एफ का और नॉर्मल का। क्या सही लिखा है मैंने? अच्छा, फ्रिक्शन का टॉर्क मैं नेगेटिव ले रहा हूं, मतलब क्लॉकवाइज को मैं क्या ले रहा हूं नेगेटिव, तो बता फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा? क्या 150 हो जाएगा? नहीं आया। क्या फ्रिक्शन 30 है और दूरी कितनी है साइड 10, तो दूरी क्या हो जाएगी 5, नहीं आ रहा क्या? अरे ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो आर परपेंडिकुलर कितना है बोल 5, कितना है 5, तो फ्रिक्शन का टॉर्क क्या लिख दूं -30 इंटू 5, माइनस क्यों, मैंने क्लॉकवाइज को क्या माना है नेगेटिव। चलो फोर्स का टॉर्क बोलो बच्चे, फोर्स का टॉर्क बोलो बेटा, क्या -30 इंटू 5 फिर से लिख दूं क्या? क्योंकि क्या इसका टॉर्क भी क्लॉकवाइज ही आएगा, तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना तो आता है ना, ये भी कैसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्या लिख दूं बोल -30 इंटू 5, बोल बेटा नॉर्मल का टॉर्क, बोल नॉर्मल का टॉर्क nx, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या इज इक्वल्स टू 0, देखना तो क्या nx बराबर 300 आ गया क्या?
क्या n बेटा 100 के बराबर है क्या? तो 100x बराबर 300। बोल बेटा x कितना आ गया? 3। तुम्हें समझ में आया? x3 आ गया, x3 आ गया मतलब इसको समझ, क्या नॉर्मल सेंटर से पास कर रहा है या शिफ्ट होएगा? कितना शिफ्ट होएगा? 3। अब मेरी बात को समझना, अब फ्रिक्शन की जैसे एक लिमिटिंग वैल्यू होती थी, मान ले अगर मैं फोर्स यहाँ पे जो है 51 न्यूटन लगा देता, क्या फ्रिक्शन रोक पाता है या चला जाता आगे? ऐसे ही नॉर्मल में के भी शिफ्ट होने की एक क्या है? सीमा, एक लिमिट है। क्या नॉर्मल मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या यहां तक जा सकता है क्या? भाई नॉर्मल शिफ्ट होते होते बेचारा तुमने प्राण ही निकाल दिया बिल्कुल, तो नॉर्मल शिफ्ट होते होते क्या एज तक चला जाएगा क्या? मतलब एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या एक्स 5 से बड़ा हो सकता है क्या? अगर x 5 से बड़ा होगा इसका मतलब अगर इस ब्लॉक को टॉपल होने से बचाना है तो x की वैल्यू 5 से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। मतलब नॉर्मल ब्लॉक से कहां चला जाएगा? बाहर, जो कि पॉसिबल ही नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है कि सर देखो ये ब्लॉक यहां रखा, वो नॉर्मल पार्क कर रखा है वहां पे आपने। अरे यार नॉर्मल पास तो ब्लॉक से ही करेगा ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां पे शिफ्ट कर सकता है वो? एज तक। मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां पे शिफ्ट कर सकता है वो? एज तक। मतलब सपोज कर ये मैंने सॉल्व किया होता, मैंने तुझे डेटा दिया अभी, मान ले मैंने सॉल्व किया होता, मान ले मेरे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती? 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती? 6। क्या बोलते तुम, ब्लॉक पलट गया या नहीं पलटा? क्या पलट गया क्या? जैसे ही एक्स की वैल्यू 5 से क्या हो जाएगी? बड़ी, तो इसको पलटने से बचाने के लिए नॉर्मल को 6 मीटर आगे जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल मैक्सिमम कितना जा सकता है? 5 मीटर। क्या फील आई क्या तुम्हें? बिल्कुल एग्जैक्टली कंप्लीट एनालिसिस बता दिया। अगर इसको दिमाग में तुम बिल्कुल बसा लो तो तुम्हें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी टॉपलिंग में। क्या समझ में आया तुम्हें? जैसे फ्रिक्शन का काम था दो सरफेसेस को साथ में रखना, क्या नॉर्मल का भी वही है क्या? जब तुमने फोर्स लगाया तो क्या नॉर्मल शिफ्ट हुआ? क्यों शिफ्ट हुआ? फील आई क्या? इस ब्लॉक को क्या पलटने से बचाना है क्या? बात समझ में आ गई? अच्छा, ब्लॉक जब जस्ट पलटने वाला होगा तो नॉर्मल कहां से पास करेगा? एज से। कहां से पास करेगा? एज से। जब नॉर्मल शिफ्ट करते करते कहां पे आ जाएगा? 5 पे। जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। उस समय क्या ब्लॉक बस जस्ट पलटने वाला है? लिखा दो डेफिनेशन तो? है? लिखो लिखो, टॉपलिंग लिखो, टॉपलिंग हेडिंग लिखो, टॉपलिंग। ये सब लिख लिया? बड़ी जल्दी में आज क्या बेटा? एक्स, एक्स डिपेंड करता है अगर शोर नहीं, देखो जितना शोर करोगे उतना लेट हो गए तुम लोग। ये तूने फोर्स कहां लगाया था? आगे। नॉर्मल कहां शिफ्ट हुआ? आगे। फोर्स लगाता पीछे, नॉर्मल कहां शिफ्ट होता? पीछे। भाई नॉर्मल को करना क्या है ना, नॉर्मल को ब्लॉक को टॉपल होने से बचाना है। तो अभी मैंने फोर्स आगे लगाया तो ब्लॉक के पलटने की टेंडेंसी कहां बन रही है? क्लॉकवाइज में। तो नॉर्मल को टॉर्क देना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान ले सपोज कर अपन नॉर्मल को कहां शिफ्ट करा देते? पीछे। अब देख इसका जब ओ के अबाउट टॉर्क आता तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। पहले से ही ब्लॉक पलट रहा है नॉर्मल, और उसको क्या कर देगा? बात समझ में आई नहीं आई? तो लिखो। अब तुम्हें इसका भी मैं तोड़ बता देता हूं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल को आगे शिफ्ट कराएं या पीछे शिफ्ट कराएं? इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फोर्स आगे लगा तो नॉर्मल भी कहां जाएगा? आगे। फोर्स पीछे लगा तो नॉर्मल भी कहां जाएगा? पीछे। लिखो। when an external force when an external force is applied when an external force is applied when an external force is applied on a block when an external force is applied on a block then normal shifts then normal shifts when an external force is applied on the block, then normal shifts in the direction of then normal shifts in the direction of applied force then normal shifts in the direction of applied force नॉर्मल शिफ्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तूने फोर्स कहां लगाया था? आगे। नॉर्मल कहां शिफ्ट हुआ? आगे। लेकिन क्या इसके शिफ्ट होने की भी एक लिमिट होती है क्या? तो जब ये जस्ट टॉपल करने वाला होगा उस समय नॉर्मल कहां से पास करेगा? एज से। तो लिखो फुल स्टॉप के बाद एट द इंस्टेंट ऑफ टॉपलिंग एट द इंस्टेंट ऑफ टॉपलिंग एट द इंस्टेंट ऑफ टॉपलिंग नॉर्मल passes through at the instant of toppling normal passes through the edge of the body at the instant of toppling
नॉर्मल पासेस थ्रू द एज ऑफ द बॉडी। जब बॉडी आपकी जस्ट टॉपल करने वाली होगी तो नॉर्मल शिफ्ट होते होते कहां तक चला जाएगा? एज तक। अब तुम्हें जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन तुमसे बोलेगा बता भैया ब्लॉक टॉपल हुआ या नहीं हुआ, तुम स्टेप्स क्या करो? तुम सबसे पहले क्या बना लो? एफबीडी। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या नॉर्मल को उसी डायरेक्शन में शिफ्ट करा दो, एक्स। कितना शिफ्ट करा दो? एक्स। हम मान लेंगे कि अभी ब्लॉक टॉपल नहीं हुआ है, तो अगर टॉपल नहीं हुआ तो नेट टॉर्क क्या होगा? ओ पॉइंट के अबाउट जीरो। ब्लॉक टॉपल नहीं हुआ तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो हमने एफबीडी बना लिया, हमने नॉर्मल वॉर्मल सब शो कर दिया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा था हमने नॉर्मल को उसी डायरेक्शन में एक्स अमाउंट से शिफ्ट करके एफबीडी बना दिया। अब मैं जानता हूं, मैंने मान लिया कि अभी तक ब्लॉक लेट सपोज टॉपल नहीं हुआ, क्या नेट टॉर्क जीरो कर दूंगा? क्या उससे क्या मेरी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या? अब तुम चेक कर लेना, मान ले एक्स की वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन में निकल के आई 3, तो मैं जानता हूं भाई एक्स की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू क्या है? 5। कितनी आई है? 3। मतलब डेफिनेटली ब्लॉक टॉपल नहीं किया। अगर मान ले यही वैल्यू एक्स की निकल के आ जाती 7, क्या ब्लॉक टॉपल कर गया? क्या मैं पूछता विल दी ब्लॉक टॉपल? डेफिनेटली ब्लॉक टॉपल कर गया। क्या तुम्हें स्टेप समझ में आई? क्वेश्चन दे दूं हो जाएगा? नहीं क्लास में कर दो। अरे तुम इतने इंटेलिजेंट अभी कर दोगे तुम? हैं? ले भाई, साइड कितनी ले ली मैंने? 2 मीटर। ठीक है, साइड 2 मीटर ले ली मैंने। अच्छा, अगर अभी क्वेश्चन बोलूं तो क्या टॉपल कर जाएगा? क्या समझ में आता है भाई? जैसे साइड मैंने 2 ले ली तो अब सब कुछ क्या सेम ही रहेगा? क्या तो एक्स क्या 3 आएगा? क्या क्या ब्लॉक पलट जाएगा? क्या नहीं आया? पक्का? और पढ़ा दूं? तुम लोग इतना मतलब जल्दी में क्यों रहते हो तुम लोग? तुम ये बताओ, तुम हैं डाटा समझा नहीं क्या बोल रहा है? डाटा चेंज कर दिया ना, साइड 2 मीटर कर दी, और दूसरा डेटा दूं? लो एक, चलो एक डेटा और दे देते हैं। श्योर नहीं? रुको मैं तुम्हें बढ़िया सा डेटा देता हूं, पूरा चकाचक। चलो श्योर नहीं? चलो चलो करो, अब करो। फोर्स कर दिया 40, साइड कर दी 2, मास कर दिया 10 kg, म्यू है 0.5। जल्दी से मुझे बता दो विल दी ब्लॉक टॉपल और नॉट? मुझे पता नहीं है, तुम देख लो, चेक कर लो एक बार। अच्छा, जो सही आंसर देगा वही जा सकता है, ठीक है? सॉल्व कर ले यार, डेटा चेंज कर दिया है मैंने, क्यों फालतू में? ले, टॉपल कर जाएगा हैं? भैया हवा में नहीं होती चीजें, चलाना पड़ता है पेन। क्या टॉपल करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0.8। अच्छा, यहाँ एक्स की परमिसिबल वैल्यू क्या है? एक्स की परमिसिबल वैल्यू क्या है? 2 या 1? 1। कितना शिफ्ट हो सकता है मैक्सिमम? 1। तुम अगर सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से एक्स कितना आएगा? 0.8। 0.8 आएगा मतलब ब्लॉक टॉपल नहीं करेगा। तुम्हें आया थोड़ी है, आ गया है। सॉल्व कर लेते हैं। फ्रिक्शन लिमिटिंग क्या अभी भी 50 ही है? क्या फ्रिक्शन लगेगा कितना? 50 की 40? 40 लगेगा, ठीक है। तो भाई 40 लग गया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अभी तक ब्लॉक नहीं पलटा। नहीं पलटा तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। चलो मुझे बताओ इस वाले फ्रिक्शन का टॉर्क कितना? 40 इंटू, बोलो कितना? 1। तो क्या -40 लिख दूं क्या? यार तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? इसका भी कितना आ जाएगा? -40 प्लस nx बराबर 0। तो क्या nx बराबर 80 आ गया? क्या अच्छा बच्चे, n की वैल्यू बोल कितनी है? 100। तो x कितना आ गया? बोलो 0.8। x 0.8 का मतलब समझते हो? अगर ब्लॉक को नहीं पलटना तो नॉर्मल को कितना शिफ्ट होना पड़ेगा? 0.8। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है भाई? 100% हो सकता है। अगर मान ले यही 1 से क्या जाता ज्यादा, तो फिर ब्लॉक क्या कर जाता? टॉपल। समझ में आता है ना? ये इतना शिफ्ट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है भाई? एक और दे दें? चलो
शोर नहीं, शोर नहीं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देके जाता हूँ, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक लपड़ नहीं भेज दूं साथ में है? चलो देखो ध्यान से, देखो ये ट्रक, शोर नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, ये ट्रक इस वेलोसिटी से चल रहा है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है वेरिएबल है? मतलब ये ट्रक क्या एक्सेलरेट कर रहा है क्या? क्या इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? तो ट्रक इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा इस ट्रक पे मान लेते हैं एक हमने क्या रख रखा है, सिलेंडर। इस इस ट्रक पे हमने क्या रख रखा है, बोलो, एक सिलेंडर। इस सिलेंडर का मास कितना है बेटा, m, रेडियस कितना है, r। अच्छा अब कंफ्यूज मत हो ना, ये जो रेडियस होता है ये r होता है, ये डायमीटर क्या होता है, 2r। ठीक है, ये क्या हो गई बोल, हाइट, और ये क्या है बोल, रफ। अब ध्यान से, शोर नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, अब तुमसे क्या बोला जाएगा, ये ट्रक की क्या लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी क्या? तो भाई इसका अगर तुम एक्सेलरेशन निकालो तो एक्सेलरेशन क्या डीवी बाई डी टी होगा क्या? कितना आएगा बेटा बता, 2 बीटा टी। अल्फा बीटा कांस्टेंट है, सेल्फ अंडरस्टूड है। तो ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब मैं जानता हूं भाई मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ट्रक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्या ट्रक पे चीटा बन के बैठ जाना चाहिए क्या? तो ट्रक पे मैं चीटा बन के बैठ गया। बोल क्या पीछे सूडो फोर्स लगेगा क्या? अब याद कर, जब मैंने तुम्हें सूडो फोर्स बताया था ना, तो मैंने तीन बातें बताई थी। क्या होता था सूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन क्या होता था, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और एक बात और बोली थी, लगता कहां पे था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। नोट्स देखना आज घर जाके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सूडो फोर्स कहां लगेगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब तू अगर चीटा बन के स्ट्रक पे बैठ गया, तू चीटा बन के स्ट्रक पे अगर बैठ गया, तो मुझे बता सूडो फोर्स कहां लगाएगा बच्चे, और कहां पे लगाएगा, सेंटर ऑफ मास। क्या यहां सूडो फोर्स लगाएगा क्या? कितना लगाएगा, ए कितना है बेटा बोल, 2 बीटा टी। क्या यहां लगेगा क्या? अब बुद्धि लगा के सोच, फोर्स कहां लगा, पीछे। नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा, आगे की पीछे? नॉर्मल कहां शिफ्ट होगा, आगे। कहां शिफ्ट होगा, पीछे। अरे भाई जहां फोर्स लगा क्या वहां शिफ्ट होता है क्या? तो अगेन तुम्हें करना क्या है, अगर तुम इसका एफबीडी बनाओ तो क्या नीचे एमजी लगेगा? अच्छा सूडो लगा पीछे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। भाई फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। और नॉर्मल शिफ्ट होके मान लेते हैं कितना शिफ्ट हो गया बोल, एक्स। नॉर्मल शिफ्ट कितना हो गया बोल, एक्स। क्या तू एक्स की वैल्यू निकाल सकता है क्या? अगर मैं तुझसे बोलता कि अभी तक ब्लॉक पलटा या सिलेंडर पलटा नहीं है, क्या एक्स निकल के आ जाएगा? अब मैं तुझसे क्वेश्चन में क्या पूछूंगा, मैं पूछूंगा बता टाइम जिस पे ब्लॉक जस्ट क्या कर रहा है, टॉपल। तो जब जस्ट वो टॉपल कर रहा होगा तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सोच। एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर। क्या समझ में आता है? क्या नॉर्मल शिफ्ट होते होते एच तक पहुंच जाएगा? तो एक्स r/2 होगा कि आर होगा, आर, क्योंकि ये चीज क्या होती है, आर। समझ में आता है? तो क्वेश्चन बनाओ, लिखो, फाइंड टाइम, गुड क्वेश्चन, ट्राई करिएगा। फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक टॉपल्स, फाइंड टाइम आफ्टर विच ब्लॉक टॉपल्स। ओके चलो बेटा, बाय बाय, राधे राधे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।